ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सामने है दीपक मित्तल। तो दीपक साहब, करप्शन पे जागो पार्टी क्या कहती है? करप्शन के पर जागो पार्टी यही कहना है कि भ्रष्टाचारियों को मृत्युदंड मिलना चाहिए। आज अगर जयपुर की सड़कों पर कचरा है और हम 2-4 भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ करके अच्छी सजा दे सकते हैं, उनको मृत्युदंड दे दे। बिल्कुल। अगर कोई आदमी ने बड़ा गुनाह किया है, 10 करोड़ से ऊपर जिसने गबन किया है, अगर हम कुछ लोगों को मृत्युदंड देते हैं तो देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी आप देख रही हैं, जैसे कि जयपुर की सड़कों पर कचरा पड़ा हुआ है, समस्या ये है कि मैं बताना चाहता हूं आपको कि सूचना के अधिकार के तहत हमने जो राजस्थान का एंटी करप्शन ब्यूरो है उससे हमने एक रिपोर्ट मंगाई थी और उसके हिसाब से 2009 में और 2010 में किसी भी एक सरकारी अधिकारी को सजा नहीं मिली। और इसके पहले जब बीजेपी की सरकार थी 2008 और 2009 में केवल 2 अधिकारियों को सजा मिली। मतलब आपका कहने का मतलब है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों भ्रष्ट हैं। ये भ्रष्टाचारियों को सहारा देती है, ये भ्रष्ट है। और मैं इस डाटा के साथ इसको साबित कर सकता हूं कि जो हालत बीजेपी के राज्य में थी, जितने लोगों के ऊपर मुकदमा चलाती थी एसीबी, कांग्रेस के राज्य में उतने लोगों को चलाती है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही एक तरह से भ्रष्ट अधिकारियों का समर्थन करती है। और हमारी तकलीफें जब तक दूर नहीं होगी, जब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा, और उसके लिए जन लोकपाल बिल बहुत ज्यादा जरूरी है। आरटीआई के यूज पे आप बार बार जोर देते हैं, आपको लगता है कि इसका वाकई ठीक यूज जनता की समझ में आ रहा है? ये कानून तो बहुत सही है, लेकिन जनता इसका इस्तेमाल नहीं करती है। जनता को जानकारी नहीं है और कोई जानकारी फैलाना भी नहीं चाहता, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि जनता को ज्यादा जानकारी हो। सरकार सब चीजों को छुपा के रखना चाहती है। तो आरटीआई एक्ट के ऊपर जागो पार्टी जैसी पार्टी और एनजीओ इसके ऊपर काफी कुछ काम कर रही हैं। और जब लोग जाग जाएंगे, जब लोगों को पता चलेगा कि सरकार कैसे काम करती है और हर सवाल पूछे जाने लगेंगे, तो काफी हद तक भ्रष्टाचार वैसे भी कम हो सकता है। और आपको पता होगा कि जो कॉमनवेल्थ गेम में काफी घोटाले आरटीआई एक्ट के द्वारा ही बाहर आए थे। तो मैं जनता को सलाह दूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिश्वत ना दें, आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल करें और आपका काम सरकारी ऑफिसों में बिना रिश्वत दिए भी हो सकता है। एजुकेशन पे आपके क्या व्यूज हैं? एजुकेशन पे मेरा कहना ये है कि जो भी बच्चे हों वो देश की धरोहर होते हैं, और देश के बच्चों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या किसी भी जाति के हो, उसे बढ़िया शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए। जब मैं बढ़िया शिक्षा कहता हूं तो मेरा मतलब ऐसे स्कूल जहां मंत्रियों के और आईएएस ऑफिसर के बच्चे पढ़ते हैं। जब उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी तो कोई भी गरीब बच्चा वो पढ़ लिख करके समान हक प्राप्त कर पाएगा। आप इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के ऊपर इतना जोर क्यों देते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर एक धारा है कि अच्छे स्कूल को कहा जाता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। नॉर्मली हमारे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल को अच्छा समझा जाता है। आज देश में जरूरत है, जिस तरह के हालात बदल गई हैं। पहले एक बंदा जो यहाँ पैदा होता था वो यहीं रहता था, आज उसके लिए लंदन, न्यूयॉर्क या किसी और देश जाना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन के साधन बढ़ गए हैं और ट्रांसपोर्टेशन के साधन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इंग्लिश को हमें एक विदेशी भाषा नहीं समझ करके एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा समझनी चाहिए। और ये बात जग जाहिर है कि जिसको इंग्लिश आती है उसको नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। और लालू यादव और मुलायम यादव जैसे नेता जो कि इंग्लिश के सख्त विरोधी हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं। ये विडंबना है देश की कि हमारे नेता करते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं। चलिए, ये तो बात रही इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की। आप रिजर्वेशन के अगेंस्ट भी हैं, तो रिजर्वेशन क्योंकि भाई रिजर्वेशन हमारे देश में तो बहुत अलग अलग तरीकों पर है, एससी, एसटी है, ओबीसी है, विमेन रिजर्वेशन की बात हो रही है, सबके अगेंस्ट है? हम जात और धर्म के आधार पर आधारित हर तरह के आरक्षण के खिलाफ हैं। वो जात और धर्म पे आधारित कोई भी भेदभाव हो, केवल आरक्षण ही नहीं, बहुत सारे भेदभाव सरकार करती है कि जैसे कि आवासीय योजना होती है, कोई छात्रवृत्ति देनी होती है, कुछ पेंशन देनी होती है, जहाँ इस जात को कम मिलेगा, इस जात को ज्यादा मिलेगा। तो जागो पार्टी कहती है कि देश के सारे नागरिक बराबर हैं, जाति और धर्म के नाम पर कोई भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिर्फ मेरिट पे बात होनी चाहिए। मेरिट भी हो सकती है और बहुत सारी बातें भी हो सकती है, लेकिन जाति और धर्म इन चीजों के ऊपर किसी तरह का आरक्षण ही नहीं, अन्य तरह के भेदभाव नहीं होने चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, फिर उनको ऊपर उठा के समाज के बाकी लोगों के साथ कैसे खड़ा किया जाए? जो लोग पिछड़े हुए हैं, ये साफ बात है कि वो गरीब भी होंगे, तो हम आधार जाति से हटा करके गरीबी को आधार बना सकते हैं। लेकिन पर रिजर्वेशन तो फिर भी हुआ। क्यों?
अगर हम इकोनॉमिक बेस पे कर रहे हैं तो वो भी तो कहीं ना कहीं एक तरह से दूसरों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। मैंने ये कहा कि जाति और धर्म का आधार नहीं होना चाहिए। अच्छा, इकोनॉमिक्स इज ओके। हाँ, उस आधार पे हो सकता है उस हालत में जबकि वो फायदा रियली उस बच्चे को पहुंचे जो सड़क के किनारे बैठ करके जूता पॉलिश कर रहा है। अगर वो फायदा उसको मिल रहा है, उस तरह की कोई व्यवस्था, चाहे वो आरक्षण ही क्यों ना हो, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक आधार पे अगर आप बोलेंगे कि 2 लाख से नीचे वालों को रिजर्वेशन दे दो, तो मेरा ये कहना है कि फिर भी जो बच्चा पॉलिश करता है उसे फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर ऊपर काफी ऐसे लोग हैं जो फायदा उठा ले जाएंगे, क्रीमी लेयर जो आ जाती है, क्रीमी लेयर आ जाएंगी। तो फिर जो मैंने शुरू में कही थी कि पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। जो बच्चा सड़क के किनारे बैठ के पॉलिश करता है, वो जब अच्छे स्कूल जाएगा तब उसे वो हक प्राप्त होंगे। रिजर्वेशन हम उसे कैसे दे सकते हैं जबकि वो स्कूल ही नहीं गया? आप उस बच्चे को कैसे मेडिकल स्कूल भेजेंगी, कैसे उसको आप सरकारी नौकरी देंगी? शिक्षा पहले जरूरी है उसके लिए। बिल्कुल। आपकी जो जागो पार्टी है उसके इकोनॉमिस्ट कौन है? ये हमारे अवधेश सिंह जी, जो मैंने कहा था, जो पूर्व IAS ऑफिसर भी हैं, और उन्होंने अपनी सेवा पूरी करने से पहले करीब 15 साल पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपनी नौकरी से, ताकि वो देश सेवा में काम कर सके। और पार्टी की नीतियां हम लोग सब मिलकर फॉर्मुलेट करते हैं। इकोनॉमिस्ट, ही इज गॉट अ बैकग्राउंड इन इकोनॉमी? नहीं, उनको ऐसे कोई अर्थशास्त्री वो नहीं है, लेकिन काफी पढ़े लिखे हैं, उनको काफी तजुर्बा है इन मामलों में। आपको नहीं लगता कि इकोनॉमिक पॉलिसीज वायबल हैं आपकी, रियलिस्टिक हैं? चाहे वो 2 रुपए पे बिजली देना हो, चाहे 800 रुपए पर मंथ हर नागरिक को देना है, एक इकोनॉमिस्ट एटलीस्ट उसको देखना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर काफी लोगों को एक यूं लगता है कि नहीं यार ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, इट डजंट सीम रियलिस्टिक। देखिए, जो बातें हम कहते हैं वो बातें सारी हो सकती है। 800 रुपए की आपने बात कही, उसका पूरा ब्यौरा हमारी वेबसाइट पे दिया हुआ है। ब्यौरा मैंने पढ़ा है, लेकिन क्यों 800 रुपए? मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। सरकार तरह तरह की सब्सिडियां देती है, चावल, गेहूं, यूरिया, बिजली और क्या क्या चीजें देती है, जो कि रास्ते में ही लोग खा जाते हैं उसको। आधे से ज्यादा लोग खा जाते हैं। वो जो डाटा है, वो 4 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार देती है जी। हमारे देश में 40 करोड़ मतदाता वोट डालते हैं जी। अगर इस पैसे को 40 करोड़ मतदाताओं में बांट दे तो एक आदमी को 10,000 रुपए मिलेंगे। मतलब सिर्फ जो वोट डाल रही है उसको मिलेगा? हाँ। हमारा ये कहना है कि जात और धर्म को हटा करके, गरीबी अमीरी को छोड़ करके, अगर हम हर एक आदमी को 800 रुपए प्रतिमाह देते हैं, जो कि उतना ही होगा जितनी सब्सिडी अभी गवर्नमेंट ऑलरेडी दे रही है। मतलब एक तरह से घुमा फिरा के आप सब्सिडी को सपोर्ट कर रहे हैं? सब्सिडी, मैं ये कह रहा हूं कि आज की तारीख में जो गरीब है हमारे, जिन्हें हम कुछ लेंगे कि आपको चावल नहीं मिलेगा, आपको गेहूं नहीं मिलेगी, आपको यूरिया नहीं मिलेगा, उसको बदले में हम वो चीज दे रहे हैं जो उन्हें पूरी मिलेगी। अभी उन्हें मिलता नहीं है। चावल गेहूं जो मिलती है आधा मिलता है, लोग रास्ते में खा जाते हैं, चावल रास्ते में बदली हो जाते हैं, गेहूं बदली हो जाती है, केरोसिन मिलता ही नहीं है। केरोसिन जाकर के डीजल में मिल जाता है, जो गाड़ियों को भी खराब करता है और इधर सरकारी खजाने में चोरी भी होती है। और ये योजना अभी सरकार बना भी रही है कि डायरेक्ट कैश सब्सिडी बैंक अकाउंट के द्वारा उनके अकाउंट में जमा हो जाएगी सीधी, क्योंकि ये पैसा कंप्यूटर से ट्रांसफर होगा, रास्ते में कोई खा नहीं सकता उसको। हम अभी वापस आते हैं, देखते रहिए आमने सामने।